हेलो स्टूडेंट, आप सभी को ITI वाला नॉलेज का ऑनलाइन पोर्टल में स्वागत है। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने कवर किया था इफिशियंसी क्या होता है, इफिशियंसी को अच्छा तरह से समझा था। आज हम लोग समझेंगे ट्रांसफार्मर का नया टॉपिक, वो है वोल्टेज रेगुलेशन। इसको हम लोग ट्रांसफार्मर रेगुलेशन भी बोलते हैं। आज इस टॉपिक में समझेंगे कि ये वोल्टेज रेगुलेशन या ट्रांसफार्मर रेगुलेशन क्या है, इसको किस तरह दर्शाते हैं, इसका फॉर्मूला क्या है, इसे कैसे फाइंड आउट करते हैं। राइट, तो चलिए समझते हैं। ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी साइड, जब भी हम लोग ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी साइड में लोड लगाते हैं तो क्या होता है, ड्रॉप होने के कारण सेकेंडरी का वोल्टेज कम हो जाता है। राइट, जबकि प्राइमरी में स्थिर रहता है। प्राइमरी में वोल्टेज क्या रहता है, स्थिर रहता है। तो नो लोड से फुल लोड तक सेकेंडरी वोल्टेज में जो कमी होती है वह रेगुलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, रेगुलेशन कहलाता है। राइट, इसको इस तरह से भी हम लोग डिफाइन करते हैं। किस तरह से, अंतर सेकेंडरी साइड का अंतर किसके बीच, नो लोड और फुल लोड के बीच, और फुल लोड का अनुपात को हम लोग क्या बोलेंगे, वोल्टेज रेगुलेशन। राइट, इसको अभी हम यहाँ पे लिखे हुए हैं और आपको समझाते हैं। अभी आपको बताया था नो लोड और फुल लोड का अंतर और फुल लोड का अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं, वोल्टेज रेगुलेशन बोलते हैं। राइट, तो इसको इस तरह से लिखते हैं। तो हम जो यहाँ लिखे हैं V नोट माइनस V डिवाइडेड बाय V, इसका क्या क्या टर्म्स, क्या क्या नाम है इसको, तो ये V नोट को हम लोग को क्या कहते हैं, नो लोड सेकेंडरी वोल्टेज, और V को हम लोग क्या बोलते हैं, फुल लोड सेकेंडरी वोल्टेज। राइट, अगर हम इसे परसेंटेज के रूप में, परसेंटेज रेगुलेशन के रूप में लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे, परसेंटेज रेगुलेशन अगर लिखना चाहते हैं तो सिंपली 100 से इंटू कर देंगे तो मुझे क्या मिलेगा, परसेंटेज रेगुलेशन मिलेगा। राइट, तो अभी हम लोगों ने क्या समझा, वोल्टेज रेगुलेशन या ट्रांसफार्मर रेगुलेशन। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसफार्मर ऑन नो लोड। जब भी ट्रांसफार्मर को कोई लोड संयोजित नहीं करते हैं उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ये सब अभी हम लोग समझेंगे। तो चलिए, जब ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी साइड में कोई लोड संयोजित नहीं करते हैं तो उस अवस्था को हम नो लोड कंडीशन बोलते हैं। हिंदी में उसे शून्य लोड अवस्था बोलते हैं। राइट, शून्य लोड अवस्था में प्रवाहित होने वाली करंट फुल लोड करंट का 2 से 5% ही होता है। क्या भी बताया मैंने, जब ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी साइड कोई लोड नहीं करते हैं, तो कोई लोड संयोजित नहीं करते हैं, तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, नो लोड कंडीशन, शून्य अवस्था, शून्य लोड अवस्था बोलते हैं। राइट, अब इस अवस्था में जो करंट फ्लो होता है प्राइमरी साइड में, वो जो होता है इसको हम लोग आई नोट बोलते हैं, और वो करंट होता है फुल लोड का 2 to 5% होता है। राइट, इतना हम लोग ने समझ लिया। अब नो लोड करंट का 2 कंपोनेंट होता है। क्या होता है, 2 कंपोनेंट। उस कंपोनेंट से पहले हम लोग समझेंगे उसका कार्य क्या है। उसका कार्य है कोर में चुंबकीय क्षेत्र पैदा करना। क्या है पहला कार्य, कोर में चुंबकीय क्षेत्र को पैदा करना, और दूसरा लो क्षतियों का वहन करना। इनका आई नोट का, नो लोड करंट का 2 कार्य है, कोर में चुंबकीय क्षेत्र पैदा करना और लो क्षति का वहन करना। नो लोड करंट का, इसको हम लोग आई नोट से दर्शाते हैं। राइट, इसका 2 कंपोनेंट है। कौन कौन कंपोनेंट है, एक को बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट और दूसरा को बोलते हैं कोर लॉस कंपोनेंट। राइट, अब मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट को हम वाटलेस कंपोनेंट भी बोलते हैं और कोर लॉस कंपोनेंट को वाटफुल कंपोनेंट भी बोलते हैं।
अब इसको हम लोग एक वेक्टर डायग्राम में दर्शाएंगे और देखेंगे कि आई नोट का 2 कंपोनेंट इस तरह से वेक्टर डायग्राम में दर्शाते हैं, राइट। तो चलिए समझते हैं। तो अभी मैंने बताया आई नोट के 2 कंपोनेंट होते हैं, एक होता है मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट और दूसरा होता है कोर लॉस कंपोनेंट, राइट। तो उसको अभी हम डिटेल में देखेंगे क्या है मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट और कोर लॉस कंपोनेंट। हम लोग आई नोट के 2 कंपोनेंट हैं जो बताया आपने। मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, वाटलेस कंपोनेंट, राइट। और ये क्या है, वोल्टेज V1 से 90 डिग्री लेग करता है, राइट। इसको हम दिखाएंगे किस तरह लेग करता है। और कोर फ्लक्स ये इसको आई म्यू बोलते हैं। मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट का फंक्शन क्या है, कोर फ्लक्स को बनाए रखता है। इसको हम लोग आई नोट को इस तरह भी लिख सकते हैं, आई म्यू इक्वल टू आई नोट साइन फाई। इसको बताएं किस तरह लिखते हैं हम लोग इसको हम वेक्टर डायग्राम से लिखते हैं, राइट। अब नेक्स्ट है आई डब्ल्यू, इसको हम लोग कोर लॉस कंपोनेंट बोलते हैं। इसको हम लोग वाटफुल कंपोनेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वाटफुल कंपोनेंट। कोर में आयरन लॉस बनता है, इस कंपोनेंट के कारण कोर में आयरन लॉस वहन होता है। तो आयरन लॉस में क्या क्या होता है, एडी करंट लॉस और हिस्टैरिसीस लॉस, राइट। अब ये जो है V1 के इन फेज होता है। इसमें क्या था, मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट लेग कर रहा है और ये इन फेज होता है। इन्हें हम क्या बोलते हैं, कोर लॉस कंपोनेंट को हम लोग एक्टिव कंपोनेंट भी कहते हैं। और वेक्टर डायग्राम से हम लोग आई डब्ल्यू को, कोर लॉस कंपोनेंट को आई नोट कोस फाई नोट लिखते हैं। अब हम एक वेक्टर डायग्राम बनाएंगे, उससे हम समझेंगे कि ये कंपोनेंट कहाँ प्लेस है। तो चलिए वेक्टर डायग्राम से अभी हम लोग समझते हैं। अभी यहाँ वोल्टेज V1, ये है V1, राइट। वोल्टेज V1 से 90 डिग्री लैग करता है। क्या, म्यू, आई म्यू मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट, ये है V1, ये है फ्लक्स। तो हम इसके बीच में देखेंगे और ड्रॉ करेंगे मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट और वाटफुल कंपोनेंट। तो यहाँ क्या बोल रहा है, V1 से 90 डिग्री लैग कर रहा है। तो ये V1 रहा और आई म्यू 90 डिग्री लैग कर गया। तो ये वाला इस कंपोनेंट में आ गया, राइट, फ्लक्स कंपोनेंट में। अब नेक्स्ट क्या बोलता है इसमें, आई डब्ल्यू में कोर लॉस कंपोनेंट में V1 के इन फेज होता है। ये V1 के इन फेज हो गया W। अब इसका वेक्टर सम करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, आई नॉट, राइट। ये मेरा क्या है, आई नॉट, राइट। अब यहां से हम लोग किस तरह लिख सकते हैं, आई नॉट स्क्वायर इक्वल टू आई म्यू स्क्वायर प्लस आई डब्ल्यू स्क्वायर। तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई नॉट इक्वल टू अंडर रूट आई म्यू स्क्वायर प्लस आई डब्ल्यू स्क्वायर, राइट। तो यहां से एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकल के आए, राइट। इसका हम लोग सॉल्व करेंगे, उस टाइम यूज होगा। तो अभी हम लोगों ने क्या जाना कि नो लोड करंट कंपोनेंट के 2 कंपोनेंट होते हैं। एक होता है मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट और दूसरा होता है कोर लॉस कंपोनेंट, राइट। इसको हम लोगों ने अभी अच्छा से डिटेल में समझा कि कौन इन फेज होता है, कौन लैग करता है वोल्टेज से, राइट। इसका कार्य देखा हम लोगों ने। वाटलेस कंपोनेंट क्या है, मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट को बोलते हैं, वाटफुल कंपोनेंट कोर लॉस कंपोनेंट को बोलते हैं। इस तरह से हम लोगों ने समझा। और इसका बात करें तभी इसको कैसे लिखते हैं, राइट। ये छूट गया था, इसको कैसे लिखते हैं। अब इस बीच के इसको हम लोग फाई नोट एंगल बोलते हैं, नो लोड एंगल, राइट।
तो इसको, इस आई नॉट को हम इस एंगल के साथ लेके जाएंगे, तो इसको हम लोग लिखते हैं इस तरह, नहीं, इसको हम लोग लिखते हैं इस तरह, क्योंकि वो पार्टफुल कंपोनेंट है, राइट। और इसको अगर हम इधर लेके आएंगे तो ये कंपोनेंट क्या हो जाता है, साइन कंपोनेंट को इस तरह लिख सकते हैं। क्या है, आई नॉट साइन कंपोनेंट में आ जाएगा तो आई नॉट साइन आई नॉट, और ये सब कॉस कंपोनेंट में तो आई नॉट इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, आई नॉट कॉस कंपोनेंट, आई नॉट कॉस। इसीलिए हम लोग इसको इस तरह लिखते हैं, राइट। तो अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जाने से पहले हम लोग इसी टॉपिक का एक और छूट गया था, जिसको हम लोग बोलते हैं नो लोड आयरन लॉस। इसमें कितना होता है, तो नो लोड आयरन लॉस होता है भी प्राइमरी साइड का वोल्टेज आई नॉट कॉस फाई नॉट। ये क्या है, नो लोड आयरन लॉस, राइट। अगर इसमें आई म्यू और आई डब्ल्यू दोनों कंपोनेंट के कम रहने से ट्रांसफॉर्मर की क्या होगा, इफिशियंसी और वोल्टेज रेगुलेशन अधिक होता है। इसके कम होने से ट्रांसफॉर्मर की एफिशिएंसी, इसके कम होने से क्या होने से, कम होने से ट्रांसफॉर्मर का एफिशिएंसी बढ़ जाता है और वोल्टेज रेगुलेशन भी बढ़ जाता है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसफार्मर ऑन लोड। ट्रांसफार्मर ऑन लोड लगा के ट्रांसफार्मर में कैसे कार्य करता है उसको हम लोग समझते हैं। मान लेते हैं कि ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी साइड में लोड लगा देते हैं। कौन सा लोड है, नॉन इंडक्टिव लोड, राइट। अगर नॉन इंडक्टिव लोड इसमें लगाते हैं तो क्या होता है कि इसमें I2 करंट फ्लो होता है। जैसे ही वहां से हम सप्लाई किए हैं और लोड कनेक्ट किए हैं तो क्या होगा, यहाँ पे I2 करंट प्रवाहित होगा, फ्लो होगा, राइट। और I2 और E2 जो है क्या है, इन फेज होगा। इसको हम लोग फेजर डायग्राम में समझेंगे, राइट। कितना, केवल आप लोग इसको समझिए कि इसमें हम लोड कनेक्ट किए हैं तो यहाँ पे करंट I2 और यहाँ पे जनरेट हुआ है सेकेंडरी वोल्टेज E2, ये दोनों इन फेज होता है, राइट। सेकेंडरी एम्पीयर टर्न अगर देखें तो सेकेंडरी एम्पीयर टर्न क्या होगा, N2I2 जो है सेकेंडरी फ्लक्स उत्पन्न करता है। अब इसमें करंट फ्लो हुआ तो इसमें फ्लक्स उत्पन्न करेगा, जो ये फ्लक्स क्या करेगा, नो लोड में बनी फ्लक्स को क्या करेगा, डिस्टर्ब करेगा, इस साइड वाला करंट को अपोज करेगा, राइट। जिससे प्राइमरी में E1 इंड्यूस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, E1 उत्पन्न हो जाएगा। यहां तक हम लोग समझ गए। क्या हुआ, हम लोग प्राइमरी साइड में सप्लाई दिए और सेकेंडरी साइड में जैसे ही नॉन इंडक्टिव लोड कनेक्ट किए तो सेकेंडरी साइड में क्या करंट फ्लो होने लगा, I2 करंट फ्लो होने लगा, सेकेंडरी साइड का करंट फ्लो होने लगा, राइट। और सेकेंडरी एम्पीयर टर्न N1I2 सेकेंडरी फ्लक्स उत्पन्न करता है। अब ये फ्लक्स उत्पन्न करेगा और ये प्राइमरी में जो नो लोड फ्लक्स है, जो प्राइमरी नो लोड पर बनी फ्लक्स को क्या करता है, डिस्टर्ब करता है, जिससे मेरा प्राइमरी में E1 उत्पन्न हो जाता है, राइट। अब सेकेंडरी का मैग्नेटिक फ्लक्स प्राइमरी में बराबर मान का फ्लक्स उत्पन्न करता है। अब इसमें भी क्या बराबर मान का फ्लक्स उत्पन्न करेगा, लेकिन इस सेकेंडरी करंट के कारण इसमें भी इफेक्ट पड़ा। उसमें जब ये बराबरी मान का उत्पन्न करेगा तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा करंट ड्रॉ करेगा, जो नो लोड करंट है उसका, अब उसे एक्स्ट्रा करंट ड्रॉ करेगा। वो करंट किस कारण से ड्रॉ कर रहा है, I2 के कारण। तो इसको हम लोग I2 डैश नाम दे देते हैं, राइट। तब यहां से एक हम लोग का क्या इक्वेशन बनेगा, अगर टर्न्स रेशियो का इक्वेशन बनाते हैं क्या होगा, इसका अब यहाँ पे क्या फ्लो हो रहा है, इसका मैग्नेटिक फ्लक्स चल सेम है, तो इसमें I2 के कारण इसमें
एक करंट, एक्स्ट्रा करंट ड्रॉ कर रहा है, उसको जिसका नाम दे दिए क्या, I2 डैश। तो एम्पियर टर्न यहां पे क्या होगा मेरा, I2 डैश N1 इक्वल टू इसका एम्पियर टर्न सेकंड से I2 N2। तो यहां से I2 डैश इक्वल टू क्या आएगा, I2 डैश आएगा N2 N1, इसी को सॉल्व कर दिए I2। ये क्या है, इसका जो एक्स्ट्रा करंट I2 के कारण ड्रॉ किया गया है उसका वैल्यू है, राइट। अब हम लोग इसको समझेंगे वेक्टर डायग्राम से कि किस तरह होता है, किस तरह हम लोग वेक्टर डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं। इससे पहले हम लोग नो लोड करंट को रिप्रेजेंट किया, उससे सेम रिलेट करेंगे इसको, राइट। तो चलिए अब हम लोग समझेंगे वेक्टर डायग्राम से, राइट। तो ट्रांसफार्मर ऑन लोड, अगर लोड अभी हम लोग क्या कनेक्ट किए थे, नॉन इंडक्टिव लोड कनेक्ट किए थे, तो उसका वेक्टर डायग्राम कैसे बनेगा, राइट। तो उससे पहले अभी हम लोगों ने क्या लिखा था, नो लोड करंट, राइट। तो हम लोग वेक्टर डायग्राम ड्रॉ करेंगे वोल्टेज V1 और फ्लक्स के बीच में, राइट। तो हम लोगों ने क्या मिला था हमको, नो लोड करंट, राइट। और क्या हुआ था, इंडक्टिव लोड जब मैंने कनेक्ट किया तो इंडक्टिव लोड कनेक्ट करने से सेकेंडरी करंट के कारण प्राइमरी में जब इफेक्ट आया तो उसको हमने जो करंट दिया था, क्या दिया था, I2 डैश। अब इस दोनों का वेक्टर सम हमको क्या बताएगा, I1 में टोटल करंट इन प्राइमरी साइड बताएगा, राइट। तो कैसे करेंगे, इन दोनों का वेक्टर सम निकालेंगे तो हमको क्या मिलेगा, I1। यही I1 प्राइमरी साइड में फॉलो करेगा, राइट, प्रवाहित होगा, राइट। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा इंडक्टिव लोड कनेक्ट करने से मेरा एक वेक्टर डायग्राम में पूरा तरह दर्शाया है, राइट। अगर उसी जगह हम क्या, नॉन इंडक्टिव की जगह अगर हम इंडक्टिव लोड को कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है, इंडक्टिव लोड को कनेक्ट करेंगे तो जो मेरा सेकेंडरी करंट के सेकेंडरी साइड का I2 करंट के प्रभाव से जो प्राइमरी साइड जो एक्स्ट्रा करंट का जो पड़ा वो थोड़ा सा क्या करेगा, लैग करेगा, इसीलिए थोड़ा सा क्या हो गया, लैग हो गया, राइट। तो I2 डैश इन द केस ऑफ इंडक्टिव में थोड़ा सा लैग हो जाता है। अब इसी हिसाब से I0 और I2 डैश के बीच में हम एक वेक्टर सम करेंगे तो क्या आएगा, I1, राइट, इससे लैग करेगा, राइट। अब I1 है तो इसका जस्ट अपोजिट, इसके कारण वो रिफ्लेक्ट I2 के कारण ही मेरा I2 डैश आया था, इसलिए इसका जस्ट अपोजिट इधर आ जाएगा मेरा I2। अब ये एंगल कितना बनाएगा, जस्ट यहाँ जितना एंगल बनाया है उतना ही एंगल बनाएगा, राइट। तो अभी हम लोगों ने समझा कि जब हम लोग लोड में नॉन इंडक्टिव को कनेक्ट करते हैं तो मेरा वेक्टर डायग्राम कैसे बनता है, और जब हम लोग इंडक्टिव लोड को कनेक्ट करते हैं तो मेरा वेक्टर डायग्राम कैसे बनता है। तो इस तरह हम लोगों ने ट्रांसफार्मर और लोड साइड में ट्रांसफार्मर को इंडक्टिव लोड कनेक्ट करके देखा और नॉन इंडक्टिव लोड कनेक्ट करके देखा और मुझे सब रिजल्ट आया, राइट। तो आज का क्लास के लिए इतना ही, राइट।